लड़ रहा हूँ बीजेपी को रोकने के लिए। वो जो अलायंस कैंडिडेट है वो बीजेपी को रोक सकेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस जिंदा रहनी चाहिए, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। लिस्ट वर्कर होने के बजाय मैंने पहले इस्तीफा दे दिया। पहले कांग्रेस पक्ष का इस्तीफा कांग्रेस हाउस को मैंने भेज दिया, वापिस मैंने फॉर्म भरा है। मेरा जो भी ताकत है वो पूरा पार्टी के लिए लगाऊंगा। ये अभी मैं जो कर रहा हूँ वो भी पार्टी का सीट बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये जो हमारा जो फाउंडेशन है, जो हमारे साथ जनता है, उनकी सपोर्ट की वजह से हम इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से विद्रोही धुरी पर परिक्रमा करती महाराष्ट्र की सियासत के ये वो नए मोहरे हैं जो नाना करते हुए भी चुनावी मैदान में डटे हैं बागी बनकर, जो गठबंधन धर्म और पार्टी के प्रति निष्ठा को खूंटी पर टांग कर वोट युद्ध में अपनों के विरुद्ध खड़े हैं तलवार निकालकर, जो अपनी ही पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद चुनाव जीतने के लिए बेकरार हैं सत्ता का समीकरण बदलने के लिए। और ये सिर्फ एक दल में नहीं है, पार्टी पार्टी बागी उतरे हुए हैं महाराष्ट्र के रण में। जो सर्वदलीय बगावत हुई है तो लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या ये बागी वाकई अपनों का खेल बिगाड़ देंगे? क्या चुनाव नतीजों के बाद ये अहम फैक्टर बनेंगे? क्या बागी ही महाराष्ट्र में अगली सरकार बनवाएंगे? महाराष्ट्र की सियासी गलियों में ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सत्ता की रेस में बहुत बड़ी तादाद है उन उम्मीदवारों की जो पार्टी का हाथ छिटक कर अपनों के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में 288 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर 150 से ज्यादा बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें बागी निर्णायक साबित हो सकते हैं। इन उम्मीदवारों में कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनमें चुनावी नतीजे पलटने की क्षमता तक है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के चुनावी रण में इस समय बागी ट्रेंड कर रहे हैं। अपनी पार्टी से इतर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे इन बागियों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चुनावी मैदान में एक तरफ महायुति है यानी एनडीए, तो दूसरी तरफ एमवीए है यानी कि इंडी अलायंस। और इन दोनों से अलग कुछ पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। महायुति में बीजेपी है, शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं। एमवीए में कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी के अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं। जबकि तीसरे फैक्टर में ओवैसी की पार्टी है, राज ठाकरे वाली एमएनएस वंचित बहुजन अघाड़ी है। अपनों की बगावत से सबसे ज्यादा रार उस महायुति में है जो इस समय सत्ता में है। उसमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता गठबंधन साथियों के खिलाफ चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरे हुए हैं। बीजेपी के 19 बागी ताल ठोक रहे हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 16 और एनसीपी अजीत गुट के एक बागी पार्टी के निर्णय से इतर चुनावी मैदान में है। बीजेपी में ज्यादातर उन नेताओं ने बागी रुख अपनाया है जिनकी दावेदारी को टालकर गठबंधन के साथी पार्टी ने अपनों को टिकट थमाया है। बीजेपी के बागियों ने शिंदे गुट के 10 और एनसीपी अजीत गुट के खाते में 9 सीटों पर ताल ठोक दी है। मसलन बीजेपी के नेताओं ने मेहकर, बुल्ढाना, सावंतवाड़ी, जालना, पैठन, घनसावंगी, रायगढ़ जिले में अलीबाग के अलावा करजत, मुंबई की बोरीवली और मीरा भयंदर में बीजेपी नेताओं ने शिंदे की शिवसेना के खिलाफ ताल ठोक रखी है। वहीं अहेरी, पथरी, शाहपुर, जुन्नर, उदगीर, कलवान, आलंदी, अमलनेर और अमरावती में एनसीपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। इन्हीं बागियों में से एक हैं गोपाल शेट्टी, जिन्होंने बोरीवली से के आधिकारिक उम्मीदवार संजय उपाध्याय के खिलाफ बगावत कर दी है। गठबंधन के साथी के खिलाफ ताल ठोकने वाले शेट्टी अब खुद को भाजपाई साबित कर रहे हैं। कमल मेरा प्राण है, कमल मेरा श्वास है, तो एक ब्रांड लोगों के मन में बन गया है। लेकिन ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव के खिलाफ में नहीं है, तो ये चुनाव जो है बोरीवली का एक ब्रांड बनेगा आने वाले दिनों में। और जीतने के बाद मेरा जो भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा और जो समर्थन मुझे करते हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। जिस बोरीवली सीट पर गोपाल शेट्टी ने बगावत की है वो 1980 के बाद से ही बीजेपी के पास रही है।
पहले राम नाईक बोरीवली से जीतते थे। इसके बाद लगातार 3 बार हेमेंद्र मेहता विधायक बने। साल 2004 और 2009 में बोरीवली सीट से ही लगातार 2 बार गोपाल शेट्टी विधायक चुने गए। इसके बाद वो सांसद बन गए। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई सीट से गोपाल शेट्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को मैदान में उतारा और पीयूष गोयल की भी चुनाव में जीत हो गई। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद गोपाल शेट्टी को उम्मीद थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी गोपाल शेट्टी को टिकट नहीं दी। यही वजह है कि गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। बीजेपी की ही पूर्व सांसद हिना गावित ने भी अक्कलकुवा में विद्रोह कर दिया है। भाईंदर से मीरा जैन बागी बनी हुई हैं। मुंबा देवी सीट पर बीजेपी की शाइना एनसी ने शिंदे शिवसेना से आवेदन दाखिल करने पर बीजेपी के अतुल शाह ने बगावत कर उम्मीदवारी पेश की। शिवसेना के वैभव भारटकर ने आधिकारिक उम्मीदवार संजय निरुपम के खिलाफ दिंडोशी से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने नंदगांव में शिवसेना उम्मीदवार सुहास कांडे के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिया है। अंधेरी पूर्व सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के मुरजी पटेल के खिलाफ स्वीकृति शर्मा मैदान में हैं। स्वीकृति शर्मा पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी हैं और शिवसेना शिंदे गुट की ओर से टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक थीं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट सीट से साल 2014 और 2019 में शिवसेना के रमेश लटके ने जीत हासिल की। साल 2022 के उपचुनाव में उद्धव सेना से ऋतुजा लटके इस सीट पर विजयी रही। यही वजह थी कि इस सीट पर शिंदे शिवसेना की नजर थी, दावेदारी थी, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के पूर्व नगर सेवक मुरजी पटेल की भी दावेदारी थी। अंत में यह सीट शिंदे शिवसेना को मिली, लेकिन उम्मीदवार हुए मुरजी पटेल। बीजेपी का दामन छोड़कर मुरजी पटेल शिवसेना में शामिल हुए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुरजी पटेल को टिकट थमा दिया। स्वीकृति शर्मा के शिवसेना वाले ख्वाब पर स्ट्राइक होते ही उन्होंने वहीं से एकला चलो का रास्ता अख्तियार कर लिया है। बिल्कुल हम बगावत के लिए नहीं उतरे हैं। अपने जो हमारा जो फाउंडेशन है, जो हमारे साथ जनता है, उनकी सपोर्ट की वजह से हम इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो हमारी किसी से कोई बगावत नहीं है, किसी से कोई नाराजगी। महायुति यानी कि एनडीए में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी बदलकर टिकट हासिल की है। इनमें शाइना एनसी भी हैं। नीलेश राणे ने भी तीर कमान थाम लिया है। दरअसल 2019 के जब चुनाव हुए थे तब 4 बड़ी पार्टियां थी। एक तरफ बीजेपी शिवसेना तो दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी। लेकिन इस बार के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां टूट चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों का आधा हिस्सा बीजेपी के साथ है तो आधा हिस्सा कांग्रेस के साथ। पिछले चुनाव में बीजेपी 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि इस बार 148 सीटों पर उसके कैंडिडेट खड़े हैं। यही वजह है कि बीजेपी में बगावत की तीव्रता सबसे ज्यादा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने बागी को कुछ यूं चेता रही है। किसी ने आकर थोड़ा नाराजी होकर फॉर्म भरे हैं, हम उनकी नाराजी दूर करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे महाराष्ट्र के सारे नेता विधानसभा में जाकर सबसे बात करेंगे, सारे फॉर्म विड्रॉ हो जाएंगे और जो विड्रॉ नहीं करेंगे उसके लिए हम देखेंगे क्या करना है उनका। सत्ताधारी गठबंधन की बगावत के केंद्र में वो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट भी है, जहां से नवाब मलिक ने आखिरी वक्त में पर्चा दाखिल कर सियासी सेंसेक्स को ऊपर उठा दिया। मानखुर्द शिवाजी नगर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सुरेश पाटिल और बुलेट पाटिल मैदान में हैं। वहीं एनसीपी के नेता रहे नवाब मलिक निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। आखिरी वक्त में अजीत पवार ने उन्हें टिकट दे दिया। ये वही नवाब मलिक हैं जिन पर बीजेपी और शिवसेना अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के आरोप लगाती रही है, जो जेल जाकर भी लौट चुके हैं, जिनसे परहेज करने के लिए बीजेपी अजीत पवार को चेताती रही है। उन्हें नवाब मलिक को एनसीपी का गढ़ कहे जाने वाले मानखुर्द शिवाजी नगर से आखिरी वक्त में टिकट थमा दिया गया। जाहिर है यह एनडीए में बगावत का दूसरा चरण है, जिसको लेकर टेंशन जबरदस्त है, क्योंकि जिस नवाब मलिक का शिवसेना और बीजेपी विरोध करते रहे हैं, वही अब घड़ी का साथ लेकर चुनावी मैदान में सामने खड़े हैं।
नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचं प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। महायुति में छिड़ी इस जंग को लेकर विपक्ष आक्रामक है। कांग्रेस और शिवसेना के नेता बीजेपी पर नश्तर चला रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से नवाब मलिक का विरोध किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी अजीत पवार को कि आप इनको किसी तरीके से पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, उनको अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी में नहीं लेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और अब उनके जो बोल हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से एबी फॉर्म भी एनसीपी अजीत पवार जी का गुट दे देता है उन्हें, फिर आकर आशीष शेलर जो इतना घोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उनको दाऊद का साथी बताया, दाऊद का दोस्त बताया, दाऊद के साथ काम करने वाला बताया, उनको जेल में डाला, आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनके कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि जो महायुति नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के को पाने के लिए साथ में एक साथ हुई है। जो विपक्ष महायुति में मतभेद पर तंज कस रहा है, उसके अपने घर में भी बेहिसाब बवाल है, विश्वास तक पर सवाल है। इंडिया अलायंस में जो महाराष्ट्र में एमवीए है, उसमें कुल 14 बागी हैं। उद्धव सेना के खिलाफ कांग्रेस के 10 बागी चुनावी मैदान में हैं और सिर्फ 4 सीटों पर उद्धव सेना के बागी कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। महाविकास अघाड़ी में अंतिम वक्त तक सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चलती रही। मुंबई, ठाणे के अलावा विदर्भ में उद्धव सेना और कांग्रेस की दावेदारी के चलते कई नेता बागी हो गए। सबसे ज्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने विद्रोही रुख अपनाया है। ठाणे जिले की कोपरी पचपाखड़ी, मुंबई में बायकुला और नागपुर जिले में रामटेक, राजापुर के अलावा परली, बीड जिंतूर, परोला अरंडोल और श्रीगोंडा से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार उद्धव सेना का गणित बिगाड़ सकते हैं और ये बागी अब अपनों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। 19 के पहले तो अलायंस राष्ट्रवादी, एनसीपी और कांग्रेस के था। उसमें अभी उन्होंने सत्ता स्थापन करके लिए शिवसेना को साथ में लिया, तो कांग्रेस कम हो रही है ना। शिवसेना आ गई 80 जगह 90 जगह, कांग्रेस के कार्यकर्ता रह के कांग्रेस को सीट नहीं मिल रही। एनसीपी की जगह नहीं है, वो एनसीपी ले रही है, कांग्रेस को दबा रही है। फिर कांग्रेस कैसी जिंदगी रहेगी? इसके लिए मैंने इंडिपेंडेंट चुनने का मैंने प्रस्ताव रखा है। कार्यकर्ता ने मुझे बोला है आप लड़िए। ये नहीं चल सकता ना, अभी कितनी बार चुप बैठने का। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों में रहने वाले लोग हैं, लोगों की जो समस्या है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति कहीं नहीं है, जो बागी हैं उन्हें मना लिया जाएगा। ये भी बोला है कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होंगे, हमारी कोशिश चल रही है 4 तारीख तक हम लोग पूरी ताकत के साथ जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे वो विड्रॉल करने की व्यवस्था करें। सिर्फ कांग्रेस के नेता ही बागी नहीं हैं, गठबंधन के साथी भी अपनों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। मसलन वर्सोवा, मानखुर्द, शिवाजीनगर, महकर और धारावी में उद्धव सेना के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। सोलापुर दक्षिण में शिवसेना यूबीटी ने अमर पाटिल को कांग्रेस के दिलीप माने के खिलाफ खड़ा किया है। धारावी में शिवसेना यूबीटी नेता बाबूराव माने ने कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ के खिलाफ निर्दलीय के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें सिर्फ इतनी भर नहीं है, समाजवादी पार्टी वाली गुत्थी भी अब तक नहीं सुलझी। बावजूद इसके महाविकास अघाड़ी में जो अभी साथ साथ हैं, उनमें बागी रुख वालों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन इस तर्क से इतर वो सवाल है कि क्या चुनावी नतीजों के बाद यही बागी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी, जब कई निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। तब कांग्रेस में शरद पवार और सुधाकर राव नाइक 2 गुट बने थे। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, वहां दोनों ने कई निर्दलियों को चुनावी मैदान में उतारा। स्थिति यह हो गई कि तब के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 45 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते और विधायक बन गए थे। तब अंतःकलह से जूझ रही कांग्रेस में 2 पाड़ हुई थी। इस बार तो शिवसेना और एनसीपी 2-2 हिस्सों में बंटकर चुनावी मैदान में है और इसके असर भी बड़े स्तर पर दिख रहे हैं। हालांकि बागियों को समेटने के लिए सारे दल एकजुट हैं। हर किसी का दावा है कि 4 नवंबर के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कितना ठीक होगा
ये बड़े बागी नेताओं का बयान बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।